हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन इंकाउंट रन वाली, इसके सेट का हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों अभी तक हमने आपको 17 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो हम करवाने वाले हैं वो करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 18 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। दोस्तों वर्कशॉप में यदि आग लग जाए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बिजली का जो मेन स्विच होता है इसे क्या करना चाहिए, तुरंत बंद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकल करके फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोमोफोबिया क्या है। दोस्तों नोमोफोबिया जो है ना, ये सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर ही क्या कहलाता है, नोमोफोबिया कहलाता है। स्मार्टफोन या सेलुलर फोन के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति तथा आवश्यकता ने लोगों को इसका आदी बना दिया है। इसी स्मार्टफोन की लत तथा सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने के डर को नोमोफोबिया हम कहते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को हम बोलते हैं नोमोफोब। क्या बोलते हैं उसे हम, नोमोफोब बोलते हैं इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योग में शक्ति की इकाई है। दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है वो होती है अश्व शक्ति। क्या होती है, अश्व शक्ति होती है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, यही क्या है, शक्ति है। शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे समय के होता है। शक्ति का इकाई जो होती है जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, अभी हमने बताया दोस्तों शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। दोस्तों कौन सा जीव है जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाला जीव में शामिल है, तो वो है हमारा चिंकारा। चिंकारा जो है ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। दोस्तों पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। पचमढ़ी को साल 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बड़े स्तनपायी प्रजातियों में बाघ है, तेंदुए हैं, जंगली सुअर है, हिरन है और ग्रीसस बंदर शामिल है। स्थानीय पशु वर्ग में चिंकारा, नीलगाय आदि इसमें शामिल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। किसका, टंगस्टन धातु का। दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च तथा प्रतिरोध कैसा होता है, उच्चतम होता है। टंगस्टन गरम होकर प्रकाश उत्पन्न करता है और इसका गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है किसका, टंगस्टन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो रीडू ऑपरेशन करने के लिए हम जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वो है हमारी Ctrl+Y। Ctrl+Y का प्रयोग जो है रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को डैश में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, इसमें बल्बों को जो है समांतर में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घर तथा सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों को हमेशा समांतर में संयोजित किया जाता है। समानांतर लगे बल्बों की शक्ति जुड़ती है
समांतर में लगे बल्बों में वोल्टता समान रहती है। बल्बों को श्रेणी में संयोजित करने पर प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज असमान हो जाता है। इससे क्या हो जाएंगे, बल्ब धीमे जल जाएंगे। श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि श्रेणी में यदि जोड़ा जाएगा तो प्रत्येक बल्ब के वोल्टेज कैसे हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे, और असमान होंगे तो बल्ब कैसे जलेंगे, धीमे जलेंगे। हम जानते हैं श्रेणी परिपथ में क्या होता है, धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वहीं बात करें समांतर परिपथ के बारे में, तो समांतर में वोल्टेज समान होता है, और समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और श्रेणी में क्या होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है और धारा एक समान होती है। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनों के संरक्षण में हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से कौन सा वनों में हितधारक नहीं है। तो दोस्तों वनों में हितधारक कौन सा नहीं है, तो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, ये जो है वनों में हितधारक नहीं है। वन्य जीव और प्रकृति प्रेमी है, सरकार का वन विभाग है, वनों में और उनके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग जो है ये वन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, वन संरक्षण वानिकी एक शाखा है जो वनों के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू है। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हितधारक वन्य जीव और प्रकृति प्रेमी होते हैं तथा सरकार का वन विभाग वनों में और उनके आसपास निवास करने वाले और वनों के उपज पर निर्भर लोग होते हैं। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए। दोस्तों हमको बोला गया है, द्रव्यमान दिया गया है 15 किलोग्राम और ऊंचाई जो दी गई है 1 मीटर ऊपर दी गई है, और हमको बोला गया है कार्य की गणना करना है। तो जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh के। क्या हो जाएगा, mgh के। तो m का मान कितना है दोस्तों, 15 किलोग्राम है। g का मान हमको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और ऊंचाई कितनी है, 1 है। तो 15 दहम 150, तो 150 जूल जो है कार्य का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्य होता है यदि डैश है। दोस्तों कार्य होता है यदि क्या है, ऊर्जा है। यदि ऊर्जा है तो कार्य होगा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, और ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कार्य के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड में कई भाग होते हैं, इसमें जो बैटन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है क्या, बोर्ड को मुड़ने से बचाना, मतलब रैपिंग से बचाना जो है इसके बैटन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड के विभिन्न पट्टियों को 2 बैटन लगाकर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। यह बैटन ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। यह बोर्ड को सहारा भी देता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य बोर्ड को मुड़ने से बचाना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को जाना जाता है घड़ी की गति के रूप में। किसके रूप में, घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति को। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें, मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो एक एकीकृत परिपथ जो है ये जाना जाता है किसे, चिप को। चिप जो होता है ये एक एकीकृत परिपथ है। एकीकृत परिपथ जिसे आईसी, चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीस का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें किसका प्रयोग किया जाता था, आईसीस का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया स्केच कौन सा दृश्य प्रदर्शित करता है। दोस्तों नीचे दिया गया जो ये दृश्य चित्र स्केच है ये कौन सा दृश्य प्रदर्शित कर रहा है, तो ये है दोस्तों हमारा आर्थोग्राफिक दृश्य। कौन सा दृश्य, आर्थोग्राफिक दृश्य। दोस्तों दिया गया स्केच आर्थोग्राफिक दृश्य को प्रदर्शित करता है। यह प्रथम कोणीय प्रक्षेप है क्योंकि शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के नीचे तथा पार्श्व दृश्य सम्मुख दृश्य के साइड में बनाया गया है। दोस्तों जो शीर्ष दृश्य है, टॉप व्यू है, वो फ्रंट व्यू के कहाँ बनाया गया है, नीचे बनाया गया है। और जो साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के कहाँ बनाया गया है, जो टॉप साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के साइड में बनाया गया है। फ्रंट व्यू के साइड में बनाया गया है कौन सा व्यू, साइड व्यू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तिरछे अक्षरों के लिए ऊर्ध्वाधर से कोण कितना होता है? दोस्तों तिरछे अक्षरों के लिए ऊर्ध्वाधर से जो कोण होता है वो होता है हमारा 15 डिग्री। कितना होता है? 15 डिग्री। दोस्तों तिरछे अक्षर समान दूरी पर तथा समान चौड़ाई के तिरछे या झुके हुए लिखे जाते हैं। इन अक्षरों को भी दो निर्देशक रेखाओं के बीच में लिखते हैं। भारतीय मानक संस्था के अनुसार झुके अक्षरों का झुकाव 36 से 75 डिग्री और ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है। हमसे पूछा क्या है? ऊर्ध्वाधर पूछा है, तो 15 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यही झुकाव 36 से पूछा होता तो हम क्या लिखते? 75 डिग्री लिखते। कितना? 75 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है। दोस्तों जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा होती है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। मतलब किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या बोलेंगे? वस्तु का वेग बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या बोला जाता है? तो समान वृत्तीय गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है? दोस्तों भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो है हमारा मानव। कौन सा? मानव। मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका आविष्कार ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दिवाकर वैस द्वारा। किसके द्वारा? दिवाकर वैस के द्वारा इसका क्या किया गया है? आविष्कार किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के समांतर व दूसरा तल क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। तो वह प्रक्षेप जिसमें एक तल क्षैतिज के समांतर होता है और दूसरा तल क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रक्षेप। क्या बोलते हैं उसे? हम ऑब्लिक प्रक्षेप बोलते हैं। दोस्तों तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु की एक विमा क्षैतिज के समांतर, दूसरी क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर तथा तीसरी क्षैतिज से 30 या 45 डिग्री के कोण पर होती है। याद रखना है आपको नोट में, जो कैविलियर प्रक्षेप होता है तथा कैबिनेट प्रक्षेप, ये तिर्यक प्रक्षेप के ही क्या है? प्रकार है। किसी वस्तु का कैविलियर प्रक्षेप या रोही प्रक्षेप कैबिनेट प्रक्षेप की तुलना में कैसा होता है? तो ये बड़ा होता है। जो कैविलियर प्रक्षेप होता है वो कैबिनेट प्रक्षेप की तुलना में कैसा होता है? तो बड़ा होता है। तो एक प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के समांतर व दूसरा तल क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है उसे ऑब्लिक प्रक्षेप या तिर्यक प्रक्षेप हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरों को प्रायः किस नाम से संबोधित किया जाता है? दोस्तों अक्षरों को प्रायः अपर केस और लोअर केस इन दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों अक्षरों को अपर केस बड़े अक्षर तथा लोअर केस छोटे अक्षर दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। बड़े अक्षर आपको पता ही है कौन कौन से हैं? ABCD कैपिटल लेटर्स, छोटे अक्षर स्मॉल ABCD। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण ये है, जो लोहे की कील का घनत्व होता है वो क्या होता है? पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण जो कील है वो डूब जाती है और कॉर्क तैरता रहता है। कॉर्क का घनत्व क्या है? पानी से कम है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों जो बर्नौली का प्रमेय है ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है दोस्तों, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। P बराबर 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर स्थिरांक। यही क्या है? बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संदर्भ रेखा तिर्यक पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। दोस्तों एक संदर्भ रेखा
तिर्यक पर खड़ी लंब रेखा जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है हमारे वनों को बचाने के लिए तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों चिपको आंदोलन वन से संबंधित है। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड में है, इसमें शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों से आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सरल रेखा होती है। दोस्तों एक सरल रेखा जो होती है ये दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। एक सरल रेखा दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? एक सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्लिक व्यू की झुकी लाइनों को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑब्लिक व्यू की झुकी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग लाइनें। कौन सी लाइनें बोलते हैं? रिड्यूसिंग लाइनें बोलते हैं। दोस्तों ऑब्लिक व्यू की झुकी लाइनों को रिड्यूसिंग लाइनें कहते हैं, क्योंकि जब झुकी लाइनें प्रक्षेप तल पर 45 डिग्री के कोण से अधिक कोण बनाते हैं तो वस्तु का तिर्यक प्रक्षेप अपेक्षाकृत कुछ छोटा बनता है। अपेक्षा से कुछ छोटा बनता है। किसमें? जब झुकी लाइनें प्रक्षेप तल पर 45 डिग्री के कोण से अधिक का कोण बनाते हैं तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट। दोस्तों -200 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। हम इसका प्रयोग करेंगे। सेल्सियस कितना है दोस्तों? -200 है। -200/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9 के। 5 से इसको काट देते हैं, 5 24, 5 शून्य शून्य, तो 9 का मल्टीप्लाई 40 में हो जाएगा, तो -360 बराबर क्या हो जाएगा? F-32 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F-32 के। अब ये -32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 360 -360 + 32 इज इक्वल टू F के। अब इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से 3 गए 2, यहाँ बचा कितना? 3, तो 328 डिग्री -328 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन धातु का उपयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन उपधातु का। दोस्तों कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यह एक 4 संयोजी उपधातु एवं अर्धचालक है। कौन? सिलिकॉन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? दोस्तों जब भी विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। कैसे होता है? शून्य। क्योंकि जब भी विस्थापन जो होगा बल की दिशा के लंबवत होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, और हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन इंटू कॉस थीटा के। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा का मान क्या होता है 90 डिग्री में? वो होता है कॉस 90 का मान 0। तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन इंटू कॉस थीटा के। अब लंबवत है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। दोस्तों कॉस 90 की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश प्रयुक्त होता है, मतलब थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके आदर्श उदाहरण हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो है ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। किसके? क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। दोस्तों गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज सुविधा मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर अपने डेटा, तस्वीर या डॉक्यूमेंट स्टोर करने के बजाय किसी और जगह सर्वर पर स्टोर रखने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे डिवाइस का स्टोरेज बचता है और हमारी आवश्यक फाइल्स भी क्लाउड में स्टोर रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक लीवर का यांत्रिक लाभ 0.7 है। यदि प्रयास 180 न्यूटन है तो भार ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के। लोड कितना है दोस्तों, हमको निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 7, तो 0.7 बराबर लोड हमको निकालना है। एफर्ट कितना है हमारा 180 है। कितना है 180 है, तो मैं इसको 7/10 कर लूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 18 का टेबल हम पढ़ेंगे इसमें 7 में, तो कितना आ जाएगा 126 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन इंटू कॉस थीटा के, यही तो होता है। मतलब कार्य जो होगा वो बल पर निर्भर करेगा, उनके विस्थापन पर निर्भर करेगा, तो प्रयुक्त बल पर करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पे करता है क्या, नहीं, विस्थापन पे करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है। तो जो है कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त तो बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, और बल और विस्थापन के बीच पर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सीरियल रियल पोर्ट कर सकता है। दोस्तों एक सीरियल पोर्ट जो है, एक सीरियल पोर्ट जो है क्या कर सकता है, तो एक सीरियल पोर्ट जो है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये जो है ए और बी दोनों का क्या कर सकता है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। दोस्तों सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे, इसलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों संकेतों की संख्या होती है। दोस्तों प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक। एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों संकेतों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, तो एक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। दोस्तों पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन कैसा होता है, न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। दोस्तों ड्राइंग शीट पर स्थिति को दर्शाने के लिए चिन्ह की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 4 चिन्ह की आवश्यकता होती है। कितने, 4 चिन्ह की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू के, मतलब विभवांतर इंटू आवेश के। विभवांतर कितना है 10 है, आवेश कितना है 3 है, तो कार्य कितना किया जाएगा, 30 जूल किया जाएगा। कितना जूल, 30 जूल। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। दोस्तों आवेश बराबर क्या होता है, हम जानते हैं आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी के। क्या होता है, I इंटू टी के। I का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 0.5 एम्पियर है। कितना है, 0.5 एम्पियर है। और समय कितना है, 1 मिनट है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 6 पंचे 30, तो आवेश का मान कितना आएगा, 30 कूलाम आ जाएगा। कितना, 30 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले ये जो प्रतीक है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बजर। क्या बोलते हैं इसे हम, बजर बोलते हैं। बजर या बीपर एक ऑडियो सिग्नलिंग डिवाइस है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या पीजो इलेक्ट्रिक प्ररूपी हो सकता है। बजर का विशिष्ट उपयोग में अलार्म डिवाइस, टाइमर और उपयोगकर्ता इनपुट जैसे माउस क्लिक या की स्ट्रोक की पुष्टि शामिल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं ध्वनि को मापने के लिए। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाली ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए कैसी है, हानिकारक माना जाता है। किसके अनुसार, WHO के अनुसार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुल्तानपुर नेशनल पार्क डैश में है। दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में।
सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। इस उद्यान में 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से कुछ भारतीय प्रजातियां हैं, जबकि अन्य साइबेरिया, यूरोप तथा मध्य एशिया जैसे दूर देशों से विभिन्न मौसम में प्रवास करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लीवर का यांत्रिक लाभ 4 है तो 20 न्यूटन भार को कितने प्रयास से उठाया जा सकता है? हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है लोड बटे एफर्ट के। क्या होता है? लोड बटे एफर्ट के। लोड कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये तो हमको हम लोड कितना दिया गया है, 20 न्यूटन का दिया गया है। एफर्ट हमको निकालना है और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 4 है। तो 4 से काट देंगे 5 बार में, तो एफर्ट कितना निकल के आ जाएगा, 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना? 5 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? इसके पहले पूछा था रीडू, Ctrl+Y, अब पूछा है किसका, अंडू। अंडू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+Z का प्रयोग जो है हम अंडू ऑपरेशन करने के लिए करते हैं MS वर्ड में। दोस्तों Ctrl+Z का उपयोग MS वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+U का उपयोग चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो दोस्तों कौन सी मशीन नहीं है? तो ग्राइंडिंग मशीन जो है एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ होता है। दोस्तों एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ जो है ये स्क्रू के पिच पर निर्भर करता है। किस पर? स्क्रू के पिच पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प जो है वो है, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। नहीं दोस्तों, ये अहिंसक आंदोलन था। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा, सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत विकल्प कौन सा है? पहला वाला ही। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, यह गलत है। क्योंकि चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो अवैध रूप से वनों की कटाई और वनों और पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये जो चिन्ह है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसे? हम एसी जनरेटर बोलते हैं। दोस्तों एसी जनरेटर एक विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? बदलती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में क्या होता है? सहायक होता है। क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? m/a। यही क्या है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। दोस्तों किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में क्या होता है? सहायक है। F बराबर क्या होता है? m/a के। m यहाँ पे द्रव्यमान है और a क्या है? हमारा त्वरण है। तो यही क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।